बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 न्यू मैथ्स की बुक और चैप्टर नंबर उसका 3 है। आज लेक्चर 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर हमारा है जी 3, जिसका नाम है सेट एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 3, सेट एंड फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। जो बेसिक डेफिनेशंस है सेट की, उस पर बात करेंगे कि वो क्या दी गई है। बेसिकली सेट क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है। तो भाई सेट, अगर तो हम एवरीडे लाइफ में बात करते हैं तो हम बहुत सी जगहों पर सेट का वर्ड यूज होता है। मतलब हम कहते हैं जी टी सेट बोला जाता है। ठीक है, कॉमन आपने देखा जी, ये हमारे पास जी सोफा सेट, मतलब बेशुमार इस तरह से कॉमन वर्डिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में सेट को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। और वो कैसे डिफाइन किया गया है कि इसमें सेट क्या है। सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ठीक है, वो जो कलेक्शन है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है, लेटर्स की भी हो सकती है। मतलब ये है कि सेट बेसिकली क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, नंबर्स की या फिर लेटर्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें डिफरेंट, मतलब मेरे पास चेयर है, टेबल है। ठीक है, हम फर्नीचर की सपोज बात करें, हमारे पास चेयर है, टेबल है, डेस्क है। तो ये सारा हमारे पास जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेट। क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्ट कर लिए, इकट्ठी कर लिए। या फिर हम लिखते हैं नंबर्स की शक्ल में, लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये भी हमारे पास क्या है, सेट। इसका हम लोग नेम जो है वो कैपिटल लेटर से रखते हैं। सपोज कैपिटल ए दे दे, कैपिटल बी। और इसी तरह से हम लोग जो है लेटर्स में भी लिख सकते हैं ए बी सी, लेकिन स्मॉल लेटर्स में, एंड सो ऑन। लेकिन जो सेट का नेम होता है वो आमतौर पर कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। तो सेट जो है लिखने का अंदाज जो है वो ये है। और सेट बेसिकली क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं उसमें, फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर्स भी हो सकते हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या हम इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये जो इसमें आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रही हैं, हम इनको चेयर टेबल, इनको एलिमेंट्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो सेट्स से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है सेट ही की आगे आ जाती हैं कुछ वेज होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, लिखने के। वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से वेज हैं कि जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट जो इसकी डिस्क्राइबिंग फॉर्म है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 इसकी डिस्क्राइबिंग फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स टू डिस्क्राइब अ सेट। किसी सेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी 3 फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म होती है द डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ आ रही है कि हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हम लोग वर्ड से, मतलब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इन वर्ड्स। मतलब कोई भी सेट है उसको हम वर्ड्स की शक्ल में लिख देते हैं। मतलब जैसे हम कह सकते हैं भाई द सेट ऑफ वाउल्स, द सेट ऑफ वाउल्स। ठीक है जी। अब ये जो मैंने सेट ऑफ वाउल्स लिखा है या सेट ऑफ फर्नीचर लिखा है, लिखूं, मतलब ये सारी किस्में हैं इन वर्ड्स में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हुई, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जब हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। नंबर 2, सेकंड फॉर्म इसकी होती है हमारे पास द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है वो लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट्स की, यानी हम सेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किस शक्ल में, बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक लिस्ट की शक्ल में
ब्रैकेट्स के अंदर बाकायदा तौर पर लिखते हैं, तो ये हमारी फॉर्म कहलाती है टेबुलर फॉर्म। सपोज जैसे पीछे मैंने अभी लिखा था, सपोज ये मैंने लिख रहा हूं A E I O U, ये अभी जो हमने वॉवल्स की बात की थी उसको मैंने किस में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या है, एक लिस्ट दी गई है एलिमेंट्स की। A E I O U ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं और लिस्टिंग की फॉर्म है। इनको लिस्ट बना के मैंने यहां पर मतलब कर दिया है, और इसके गिर्द क्या लगाई है, ब्रैकेट भी लगानी है, जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, वो भी लगानी है इसके गिर्द। और बाकायदा तौर पर सेट को किसी कैपिटल लेटर से लिखना भी होता है। ये हमारी होती है टेबुलर फॉर्म। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड फॉर्म, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड हमारी फॉर्म जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये जरा एक थोड़ी सी कह लें कि कन्वीनियंट और यूजफुल फॉर्म है। ठीक है, कन्वीनियंट एंड यूजफुल। अच्छा, इसमें बेसिकली जो फॉर्म है, इसमें हम लोग जो है इस मेथड में क्या करते हैं, सेट बिल्डर में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं चीजों को, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिंबल्स की मदद से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जो है, या फिर हम लोग कुछ लेटर्स भी यूज कर सकते हैं लिखते हुए। सिंबल्स और लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हम लोग जो है वो प्रॉपरली वो सारे जो भी हमारे पास डिटेल दी होती है, उसमें हम लोग लेटर्स और सिंबल के कॉम्बिनेशन के साथ एक फॉर्म जो है सेट की बनाते हैं, उसको नाम देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, तो इसमें हम लोग, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि हम सिंबल, लेटर एंड आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, मतलब वो जो सब मेंबर्स के लिए, मतलब समझ लें कि सब पर वैलिड होगी, सबके लिए वो यकसा होगी। मतलब जो हम लोग उसके लिए सिंबल यूज कर रहे होंगे और जो लेटर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें अभी हमने जैसे लिखा था वोल ही के बारे में, तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो सेट है, हम कह सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है, एक्स इज सच दैट, हम कह सकते हैं कि इज अ vowel vowel of alphabets, English alphabets, English alphabets। ये हम इस शक्ल में इसको जो हमने लिखा है कि भाई x जो है, मैंने लिखा x के बाद, मतलब आप देख सकते हैं फॉर ऑल x, और x के आगे जो लाइन है इसको बोलते हैं सच दैट x इज अ वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इस शक्ल में जो मैंने इसको लिखा, ये फॉर्म कहलाएगी इसकी बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये भाई टाइप्स थी इसकी कुछ, इसकी मतलब आगे थोड़ा सा मजीद हम चलते हैं सेट से रिलेटेड। ये वो थ्री वेज थे या टाइप समझने की, जिसमें हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके वेज थे, डिफरेंट वेज। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट सेट्स की। एन मैंने लिखा है, एन जो है ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, और ये हमारे होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। और नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू, मतलब इंफिनिटी तक ये जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं W। इसमें आपने यही जो आपका नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें आपने सिर्फ जीरो को ऐड करना है। 0 1 2 ये नेचुरल नंबर्स में हमने क्या ऐड कर दिया है, जस्ट जीरो, तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स, जिसको जी से डिनोट करते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, यही जो आपके नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे, उनको आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, +-2 +-3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या है, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अभी हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर की बात की थी, वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, वो आपके नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, नेचुरल एंड होल नंबर्स। लेकिन जो आपके इंटीजर्स होते हैं, वो आपके नेगेटिव जो हैं, उनको हम आमतौर पर जी माइनस से शो करते हैं, और पॉजिटिव को जी प्लस से शो करते हैं। यानी ये दोनों में हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओ जो है, ओ से भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ आपका होता है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स के लिए हम लोग जो है वो ओ का वो लेटर यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, ये आपके +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। यानी ये आपके सारे वो नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ई फॉर इवन नंबर्स। इवन नंबर यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये आपके जो हैं, ये भाई आपके ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में होती हैं, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ये आपके सारे जो हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 भी आप कह सकते हैं, सारे नंबर ये 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले भी, ठीक है, वो सारे नंबर वो आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। और आपके जो ऑड नंबर्स होते हैं, वो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो ऑड नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, यानी नॉट डिविजिबल बाय 2 हैं ये सारे नंबर्स, और ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है जी। तो ये थे आपके ऑड इवन। इसके अलावा आपके पास कुछ नंबर पी से भी हम डिनोट करते हैं सेट को, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसको जी? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स बेसिकली आपके 2, 3, 5, 7, ठीक है, 8, 9, 10 छोड़ दें, 11 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से। यानी प्राइम नंबर्स भी अगर हम देखें तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो अगर आप इनको देखेंगे तो ये 2 है, 3 है, अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं बाकी जितने नंबर्स हैं, मतलब इनके अगर आप देखेंगे किसी और टेबल में ये नहीं आएंगे, किसी और टेबल के में के डिविजिबल नहीं होंगे, इटसेल्फ डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं जो 2, 3, 5, 7, 11 जो है, और एंड सो ऑन, 13 है, 17 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका एक सेट जो है वो पी से नोट किया जाता है प्राइम नंबर्स के लिए। फिर आगे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, कुछ और भी हमारे सेट होती हैं क्यू से डिनोट करती हैं हम लोग कुछ सेट्स को। जो क्यू से हम डिनोट करते हैं वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। यानी जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनको किन से डिनोट किया जाता है? क्यू से। जो सेट हम लोग रैशनल नंबर्स पर मुश्तमिल होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्यू वाले सारे सेट में जो नंबर्स होते हैं वो आपके कौन से नंबर होते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई जो आपका समझ लें कि ये सारे नंबर्स आपके सच एज एक्स जो बिलोंग किससे करता है, यानी यहां से आपका एक्स जो है वो इक्वल होता है पी डिवाइडेड बाय क्यू पर। ठीक है। और जो पी है और क्यू जो यहां पर हैं, ये दोनों आपके वे पी और क्यू, ये आपके दोनों क्या होंगे? ये बिलोंग करेंगे किससे? जी से। ठीक है जी, इंटीजर से। और यहां पर जो आपका क्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है भाई, मतलब इस तरह के सेट जिसको आप लोग फ्रैक्शन की शक्ल में सादा लफ्जों में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू में लिखना ही नहीं, फ्रैक्शन की शक्ल में, वो सारे सेट आपके रैशनल में होते हैं। और जिसको आप फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते, ठीक है जी, वो आपके होते हैं इररेशनल। ये रैशनल हैं क्यू डैश यानी इररेशनल। तो इररेशनल नंबर्स आपके वो सारे नंबर्स हैं जिनको आप x जो है आपका इज नॉट इक्वल टू, मैंने लिखा है p बाई क्यू, यहां भी आपका p और q दोनों जो हैं वो z से बिला, ये जो मैं साइन लगा रहा हूं ये वाला, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या एलिमेंट ऑफ भी बोलते हैं इसको, किसके? z के। और q यहां भी इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां पर p बाई क्यू की फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते। स्पेशली ये आपके नंबर जो है वो अंडर रूट में होते हैं, 2 अंडर रूट हो गया, 3 अंडर रूट हो गया, सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके इररेशनल नंबर्स कहलाती हैं। और आखिरी जो सेट है जो मतलब समझ लें मदर है, जिसमें सबके सारे के सारे सेट जो हैं अगर हम कंबाइन कर दें, एक ही जगह पर इकट्ठे कर दें, तो वो आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स के लिए हम लोग जो है वो जितने भी ये सेट हैं सारे हमारे किस में आ जाते हैं? रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर्स बेसिकली किस पर मुश्तमिल होते हैं? आपके रैशनल और इररेशनल का अगर हम यूनियन ले लें तो वो सारे के सारे इकट्ठे कर लें, रैशनल को भी और इररेशनल को भी, तो वो सारे किस पर मुश्तमिल होंगे? रियल नंबर्स पर। ये तो थे आपके तमाम सेट के बारे में कि सेट आपके पास किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जी सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? सिंगलटन सेट जो है एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। मतलब सपोज 3 लिखा हुआ है मैंने, सिंगलटन सेट का मतलब कतन ये नहीं है कि यहां 1 ही हो, 1 भी हो सकता है, 2 3 कोई भी, मतलब एलिमेंट सिंगल होना चाहिए, एलिमेंट 1 नहीं, मतलब 1 नंबर यहां नहीं होना चाहिए। ये नहीं, सादा लफ्जों में कोई भी यहां पर एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट अगर सेट में होगा तो उसको हम नाम देंगे सिंगलटन सेट। यानी सेट विद ओनली 1 एलिमेंट, उसको हम नाम देंगे इस कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा आ जाता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को डिफरेंट सेट से इसको बोला जाता है। एम्प्टी सेट भी हम लोग बोलते हैं, नल सेट भी इसी को बोलते हैं, और वाइड सेट जो है वो भी इसी को बोलते हैं। अब एम्प्टी सेट क्या होता है कि विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। मतलब इन सब के लिए आपका जो है एक ही सेट, मतलब सादा लफ्जों में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और फाई बोलते हैं इसको, ये भी एम्प्टी सेट ही कहलाता है। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, फाई या लाइक दिस आप इसको लिखेंगे, ये आपका एम्प्टी सेट कहलाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ये देखें, सेट में आपको कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद आ जाती हैं इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स हम किन को कहेंगे? देखिए, इक्वल सेट्स के लिए आपके पास 2 सेट्स कम से कम होने चाहिए। सपोज आपको 2 सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो ये दोनों सेट कब इक्वल होंगे? कि जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में होंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में होंगे। ठीक है, तो फिर वो हमारा सेट ए और सेट सेट बी दोनों क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। यानी सेट ए के अगर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है 3 1 2, चाहे मैंने इनकी तरतीब को आगे पीछे कर दिया है, लेकिन जो एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं वही एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। जितने एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं उतने एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो ये दोनों सेट फिर एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है जी। सेट ए सेट बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। पहली बात है कि एलिमेंट्स भी दोनों में सेम है, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और जो मैं बता रहा था आपको, जो सेट ए का एलिमेंट है वही सेट बी का एलिमेंट है। सेम एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट्स मतलब दोनों में होंगे तो फिर आपके दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स। उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। बाज दफा बच्चे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को में फर्क नहीं कर पाते। देखें, इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि सपोज मेरे पास सेट ए लिखा हुआ है ए बी सी, सेट बी लिखा हुआ है 5 6 7। अब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट हैं, दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन इक्वल सेट ये नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तादाद सेम है, लेकिन एलिमेंट्स दोनों में सेम नहीं होते। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। और इक्विवेलेंट यहां तो इक्वल सेट के लिए तो हम ए इज इक्वल टू बी इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट के लिए हम लोग जो है ये साइन यूज करते हैं, ए इक्विवेलेंट बी। ठीक है जी। यहां पर समझ लें कि जो एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है जी। टू सेट्स अगर हम लेते हैं इक्विवेलेंट, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वहां पर क्या था? एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों में एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स थे। यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और सबसेट की तरफ। जी, सबसेट। सबसेट किसको कहते हैं? मतलब अगर आपके पास यहां पर भी 2 सेट होंगे तो फिर हम सबसेट को समझ सकते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, सपोज उसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट है बी 1 2 3। अब ए जो है वो सबसेट बी का है, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, सबसेट का ये साइन होता है। कब होगा ए सबसेट ऑफ बी? अगर ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हों। यानी if the all elements of set A are present in set B, then set A is the subset of set B। ठीक है जी। तो और जिसमें मौजूद होते हैं, मतलब B में मौजूद हैं, तो B बेसिकली क्या हुआ? B हम कह सकते हैं कि ये सुपर सेट होता है। इसको क्या बोलते हैं?
यहीं से समझ लें सुपरसेट किसको कहते हैं कि जिसका ये जो ए जिसका सबसेट है ना जिस सेट का, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जिसका ए सबसेट होता है उस सेट को हम नाम देते हैं सुपरसेट। ठीक हो गया। तो ये हमारे जी सबसेट से रिलेटेड था। ठीक है, यानी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रॉपर सबसेट्स की तरफ। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि सेट ए सपोज हमने लिखा ये 1 2, सेट बी हमने लिखा 1 सॉरी 2 3 4, मतलब कुछ भी, चले एक सिर्फ कर देता हूं, मतलब ज्यादा समझाने के लिए इजी हो जाएगा। देखिए ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का अगर बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि सेट ए में ना हो, तो फिर वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अगर इसमें इसके सारे एलिमेंट जो हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट होने के बाद इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंट एलिमेंट मौजूद नहीं है सेट ए के अलावा, सिर्फ ये हो, इस तरह से हो, तो फिर ये क्या होगा? सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें होगा फिर ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है, यानी प्रॉपर सबसेट ए के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं, इसके नीचे लाइन नहीं लगाते, यानी ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी बी में मिनिमम यानी एटलीस्ट मैंने बोला कि एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, वो एक भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सेट ए में मौजूद नहीं होता, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, होता तो वो सबसेट ही है। ठीक है, लेकिन कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ आ गई बात की? यानी ए इसका बी का वैसे तो हम सबसेट ही बोलेंगे क्योंकि उसका हिस्सा है ये, लेकिन ऐसा सबसेट है ये कि इसके इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद होने के बाद भी एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है इसमें बी में जो है उसके अलावा मौजूद हैं, ये सारे एलिमेंट्स होने के बाद भी। ठीक है जी, फिर रिपीट कर देता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट सेट ऑफ ए। एटलीस्ट वन है, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, मतलब कम से कम एक मस्ट होगा। तो ये था भाई हमारा प्रॉपर सबसेट के बारे में। उसके बाद आ जाता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट किसे बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली जो है वो हमारा अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हों वही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में भी मौजूद हों, या सादा लफ्जों में हर सेट जो है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हर सेट अपना क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट, यानी इसके जितने एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, वही सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो अगर मौजूद होते हैं बी के अंदर कंप्लीटली, तो फिर ही उसके अलावा अगर एक भी कम होता है, एक भी ज्यादा, तो मतलब सपोज मेरे पास सेट ए है उसमें है 1 2 3, सेट बी जो है उसमें है हमारे पास 3 1 2। अब इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो एज इट इज, मतलब जब हम इसके लेते हैं सबसेट, मतलब एक ये हो गया, फिर 2 भी हो गया, जब हम 1 2 3 लेते हैं वो सारा का सारा वही सेट है जो कि ये एज इट इज है, तो फिर इसका मतलब होगा कि फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है जी, तो इफ अ सेट सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू, मतलब ए एंड बी, या सादा लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं, एक तो मैंने बोला कि इट्सेल्फ, दूसरा ये भी है कि अगर आपका ए जो है बी अगर सबसेट इसका हो रहा है तो ए और बी दोनों इक्वल हैं, मतलब देखें यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 3 1 2, मतलब वही सब कुछ है, तो फिर ये जो है बी जो है ए का वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है जी, तो ये थे भाई आपके मतलब सारे वो जो इससे रिलेटेड थे। हाँ, एक यूनिवर्सल सेट भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट भी है जी आपके पास नेक्स्ट। यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि आपके पास जितने भी डिस्कशंस के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी अगर आप एक ही जगह पर इकट्ठी कर लें, ठीक है, या आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं,
मतलब सेट ए दिया गया है वो है जी 1 2, मैं मिसाल दे रहा हूँ। बी सेट दिया गया है 3 4, एक सेट सी दिया गया है 6 7। अब आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें जितने भी आपके ये सेट्स हैं वो सबके जो एलिमेंट्स हर एक सेट में मौजूद है वो सबके सब इसमें मौजूद होंगे। यानी ये 1 2 3 4 6 और 7, ठीक है। यानी हम ए सेट लें, बी लें, सी लें, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबके सब एक ही सेट में अगर यकजा है, मौजूद हैं, सबके सब, सी भी सारा मौजूद है, बी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, या हम जिसको भी डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को, वो सारी की सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब एक जगह इकट्ठी कर ली जाए एक ही सेट के अंदर, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं ना वो सारा का सारा उसके अंदर मौजूद हो। ए में देखें कुछ है, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, सी में कुछ हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है कि जिसमें ए भी सारा मौजूद है, सारे एलिमेंट्स, बी के भी, सी के भी, मतलब जिस चीज को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो सब एलिमेंट्स एक ही सेट में मौजूद हैं, तो हम उस सेट को नाम देंगे यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आ जाता है हमारा एक पावर सेट। अब पावर सेट जो है वो बेसिकली हम लोग जो है वो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, हमने सबसेट्स की बात की थी। जितने भी सबसेट्स किसी भी मतलब सेट के सबसेट्स हम बनाते हैं, लेते हैं, उन सारे सबसेट्स को अगर हम एक ही सेट में कंबाइन कर लें, सपोज में हमारे पास कोई भी मतलब सेट है, सपोज ये 1 2 है, इसके हमने सबसेट बना लिए, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा बाद में, मतलब ये इसके सबसेट है 1 2, मतलब सारे हम इसके सबसेट ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सारे सबसेट को जब हम एक ही सेट के अंदर कंबाइन कर लेंगे तो ये बनेगा पावर ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए जो है, यानी सेट ए के ऑल सबसेट्स को हमने कंबाइन कर लिया, यकजा कर लिया एक ही सेट के अंदर, एक ही जगह पर, तो फिर उसको नाम देंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या है जी? पावर सेट ऑफ सेट्स, मतलब इन्होंने एस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है जी, वो एस उन्होंने लिया था कंसिडरेशन के लिए। तो इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, यानी जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, ए का अगर हम लेते हैं तो ए के, बी का लेते हैं पावर सेट ऑफ बी, तो बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं सबको कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें एक ही सेट के अंदर, तो ये हमारा कहलाएगा पावर सेट, ठीक है जी। और इसके निकालने का एक फार्मूला भी होता है हमारे पास, हम 2 टू रेज पावर m से m लिख लें या n लिख लें, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, 2 टू n भी लिख सकते हैं। m या n जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, m या फिर n ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 2 टू पर m लिखूंगा फॉर्मूला तब भी ठीक है, 2 टू n लिखूं, मतलब जिसको भी आपने रखना है, लेकिन n या m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मतलब सपोज अगर इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो हम लिखेंगे 2 टू रेज पावर m की जगह या n की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 2 टू रेज पावर 2, तो 2 टू जर 4, इसमें देखें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 4 5 है, तो 2 टू रेज पावर 5 देखें क्या आंसर होता है? 4 4 8 8 6 32, तो इसके जो सबसेट्स की तादाद होगी वो कितनी होगी? 32। तो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 2 टू रेज पावर m, या हम लोग 2 टू रेज पावर n, कोई भी आप इनमें से लगा सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला है पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो फाइंड आउट करने का, कि वो कितने हैं। हमें समझ आ जाती है पहले इतने हैं, फिर जब बनाते हैं तो हम उस तादाद को याद रखते हैं ताकि हम गलती हमसे ना हो, ठीक है जी। ये था भाई सारी आपकी थ्योरी एक्सरसाइज 3.1 से पहले पहले तक की। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो अब अपने जरा ध्यान से समझना, जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं थ्योरी में उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और अब आपको जरा इसकी समझ बेहतर तौर पर आएगी। एक्सरसाइज 3.1 में देखें जी, पहला क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर है जी 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है जी, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां दी होगी उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है? सेट बिल्डर नोटेशन में। देखें जी, सबसे पहला पार्ट है, ये मैं आपको 1 बाय 1 सारे करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी साथ साथ। ये पार्ट है जी हमारे पास 1 4 9 16 25, उसके बाद क्या है 36 और
अप टू कहां तक है जी, 484 तक। हमने सबसे पहले सेट को समझना है कि हमें इस सेट में क्या दिया गया है। तो यहां अगर हम गौर करें तो ये 1 क्या है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि 4 है इसके बाद। 2, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 4, 4 का, 5 का, 6 का। यानी हमें यहां से पता चल गया कि जितने भी नंबर्स यहां पर दिए गए हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप इस तरह से लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कि x जो है फॉर ऑल x, ठीक है, और ये सच डैट, पहले देखना है ये बिलोंग किससे करता है। देखिए x, चलिए थोड़ा सा पहले लिख लें कि x आपका यहां पर जो है वो बेसिकली क्या है, स्क्वायर है। यानी मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहां जो मैंने n लिया है, ये सारे नंबर्स को मैंने कह दिया कि हर नंबर क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी n, ये भी n, ये भी n, समझ रहे हैं, सबका स्क्वायर है। x क्या है, n स्क्वायर है। अब n जो है वो हमने देखना है, यहाँ कॉमा लगा के, n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू आपके नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करता है जी, यहाँ से वो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर है। और देखें कहां से कहां तक है, 1 से वो स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 484। अब आपने 484 तक देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। ये देखें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इसी तरह से चलते चलते ये 484 जो है ये आपका 22 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फिर आपका जो कहां से स्टार्ट हो रहा है जी, एन आपका जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से, और लेसर देन 1 से इक्वल भी है और ग्रेटर भी है एन, और कहां तक जा रहा है, इक्वल भी है और लेसर देन भी है किसके, 22 के। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पीछे बात की थी कि हम लोग सिंबल्स की शक्ल में लिखेंगे, लेटर्स एंड सिंबल्स। तो देखिए हम सिंबल्स और लेटर्स यूज कर रहे हैं इसके लिए। हमने सबसे पहले उस सेट को देखना है कि वो सेट में क्या बयान क्या किया गया है, एक्सप्रेस क्या किया गया है। 1 है, 4 है, 9 है। अंडरस्टैंड किया कि 1 होल स्क्वायर 1 होता है, 2 होल स्क्वायर 4 होता है, 3, यानी सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमने कहा जी x फॉर ऑल x, यानी सच दैट x, जी जो लाइन है सच दैट बोलते हैं इसको, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। n कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं जी, सारे नंबर को हमने कह दिया 1 4 सारे n है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। और किससे बिलोंग कर रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। कहां से शुरू हो रहे हैं, n जो है वो इक्वल भी है। ये देखें ये जो साइन मैंने लगाया है ये क्या है, इक्वल एंड लेसर देन, यानी n यहां से देखें 1 जो है वो लेसर देन इक्वल है, लेकिन अगर हम 1 n से, लेकिन n को अगर पढ़ेंगे n की साइड से तो n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1, और 22 तक ये जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं कि मजीद जो है वो n इज लेस देन और इक्वल टू 22। ये इसका आंसर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं भाई सेकंड पार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं हमें क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 4 8 16 और ये आगे कंटिन्यू है 256 तक। देखिए इसको भी थोड़ा सा समझना है कि ये हमारे पास क्या है। ये अगर हम देखें तो ये पावर्स ऑफ 2 की शक्ल में है। अगर हम पावर लेते हैं 2 की पावर 1 लेते हैं, मतलब मैं यहां लिखता हूं 2 टू पावर, मतलब n मैंने लिख दिया। अगर यहां पर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 टू पावर 1 क्या होता है, 2, 2 टू रेज पावर 2 क्या होता है, 4, 2 टू रेज पावर 3 क्या होता है, n की n जो मैंने लिया है वो पावर है, वो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, आगे मैं अगर ले लेता हूँ 2 टू रेज पावर 4 वो क्या होता है 16। यानी ये पावर्स ऑफ 2 चल रहा है साहब, ठीक है, यानी 2 टू रेज पावर n। तो हम यहां पर इसको कैसे लिखेंगे फिर, ये देखें, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। तो हम इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी आपको उसी तरह से लिखें फॉर ऑल x, और x जो है वो किसके इक्वल है, यहां पर हमारा x हमारा इक्वल है 2 टू रेज पावर n के, यानी ये 2 टू रेज पावर n जो है वो चल रही है। और ये n किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर n यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंगिंग का साइन होता है या एलिमेंट ऑफ का नेचुरल नंबर से। और यहां से आगे देखें n कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 256 तक। तो आप देखें 2 4 4 के बाद 8 16, मतलब ये अगर आप चलते जाएंगे तो ये 2 टू रेज पावर 8 इसका आंसर आता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं फिर आपका n जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल है किससे, 1 से, और लेसर देन और इक्वल है किसके, 8 के। ये भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर बनेगा सारे स्टेटमेंट का। सबसे पहले समझना है कि हमें जो सेट दिया गया है वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो कैसे चल रहा है, वो हमने चेक कर लिया कि ये 2 टू रेज पावर n है,
यानी 2 टू रेज पावर n पावर 1 यानी 2 टू रेज पावर 1 2, 2 टू रेज पावर 2 4, 2 टू रेज पावर 3 8 और 2 टू रेज पावर 4 लेते हैं 16 एंड सो ऑन 256 तक। तो वो 256 तक 2 टू रेज पावर 8 लेंगे तो 256 आंसर आता है। तो ये भाई आंसर होगा इसका कुछ इस तरह से लिखने से। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 0 है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और उसके बाद ये जा रहा है अप टू प्लस माइनस 1000 तक जा रहा है। देखिए भाई ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास है इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं और ये इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास देखें कि 1000 तक जा रहे हैं, प्लस और माइनस। वैसे तो आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है लेकिन 0 सबसे छोटा डिजिट यहाँ नहीं है। 0 से बड़े +1 +2, 0 से छोटे -1 -2, यानी यहां से हमने ये समझ लिया कि ये इंटीजर से बिलोंग करता है, जी से। पहली बात हम यहां लिखेंगे जी, ये देखें किससे बिलोंग करता है, ये इंटीजर से, x बिलोंग्स टू जी। और उसके बाद ये कहां से कहां तक जा रहे हैं, देखें 0 से नहीं जा रहे, 0 से छोटा नंबर -1000 भी यहां मौजूद है। तो हम यहां लिखेंगे कि -1000 से आपका जो x है वो ग्रेटर भी है, ठीक है, और इक्वल भी है, और लेसर देन, ठीक है जी, किससे है, 1000 पॉजिटिव नंबर जो है उसके इक्वल, और उसके इक्वल भी है और उससे लेसर भी है। मतलब हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होता है सेल्फ बिल्डर फॉर्म में। इसके बाद आ जाए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 6 है, फिर 12, उसके बाद 18 है और ये चल रहा है अप टू 120, ठीक है जी। ये हमारे पास एक सेट दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, 6 का टेबल या मल्टीपल्स ऑफ 6 इसको बोलते हैं, 6 12 18 एंड सो ऑन। तो आप इसको क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये है कि 6 का टेबल है, ठीक है, आप यहां पर इसको मेंशन करेंगे कि भाई आपका जो x है वो अगर देखें तो सच दैट x जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6n के। मतलब 6 का टेबल मतलब मल्टीपल ऑफ 6 6n, मतलब ये इसको n अगर बोलते हैं नंबर को, हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 6 के साथ, ठीक है जी। 6 2 जार, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 6 3 जार, 6 4 जार एंड सो ऑन। तो ये आपका कहां तक जा रहा है n, ये 120 तक जा रहा है, और 120 तक अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हैं तो ये 20 तक, यानी 6 का टेबल आप 10 तक पढ़े तो 60 होता है, 60 फिर 60 यानी 20 तक आपने टेबल पढ़ा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप इसी तरह से यहाँ पर फिर मेंशन करेंगे कि पहली बात तो आपका ये 6n और फिर n आपका किससे बिलोंग करता है, बिलोंग लिखेंगे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और ये कहां से कहां तक जा रहा है भाई, आपका n जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी उसके इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है, और कहां तक, 20 तक, यानी 20 के इक्वल भी और उससे लेसर देन भी। तो इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है कि भाई x फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, इसको यूं पढ़ेंगे, ठीक है, कॉमा एंड के लिए बोला जाता है, लिखा जाता है, कॉमा भी लगा सकते हैं, उल्टा कैप भी लगा सकते हैं, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है, एंड और n जो है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 20। तो ये भाई आपके पास आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 100, 100 के बाद है 102, फिर है 104 और ये जा रहा है जी 4000 तक, सॉरी 400 तक। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आपके पास जो है देखा जाए तो आपका 100 है और 100 में क्या हो रहा है, 100 में देखा जाए तो 2 ऐड हो गया है, ठीक है जी, 102 फिर 104। तो इसी तरह से ये चलते चलते कहां तक जा रहा है, 400 तक, या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हम यहां लिख सकते हैं कि भाई आपका सबसे पहले x जो है वो बिलोंग करता है x, और x जो है वो किसके इक्वल है, हम इसको लिखेंगे 2n के, और यहां से हमारा जो एक्स एन है वो पहली बात है बिलोंग करता है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। और इसी तरह से आप कॉमा लगाएंगे, कहां से शुरू हो रहा है, ये आपका समझ लें कि आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर, तो नहीं 50 से लेकर, यानी आपका ये जाता है 100, यानी अगर हम 2 के साथ इसको करते हैं यानी मल्टीप्लाई 2, ठीक है, एन आपका जो है वो कहां से, यानी 250 यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, 250 100, ठीक है, फिर आगे इस तरह से ये चलता जाता है,
नेक्स्ट नंबर आपका 51 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, 50 आगे नेक्स्ट नंबर 52 को करेंगे तो वो 104, 53 को करेंगे एंड सो ऑन। और ये कहां तक जाता है 200 तक। 200 को भी अगर आप n लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 200 फिर 400 आता है। यानी हमारा ये स्टार्ट कहां से होता है ये हमने बताना है कि अब हमारा जो n है वो कहां से 50 से, यानी 50 के इक्वल भी है और उससे लेसर भी है और ग्रेटर भी है, सॉरी, और लेसर किसके है 200 के और इक्वल भी। इस तरह से हमने इसको प्रॉपर यानी सिंबल्स और लेटर्स की शक्ल में मेंशन कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। ये थे आपके 5th पार्ट। नेक्स्ट हम 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी 6th पार्ट में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। 6th पार्ट में है 1, 3, 9, 27 और 81। 6th पार्ट में जो सेट हमें दिया गया है 1 है, 3 है, फिर 9 लिखा हुआ है, 27 है और उसके बाद क्या है जी 81 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है जी, ये हमारा 6th पार्ट है। और इसमें अगर हम गौर करें तो ये क्या है, ये पावर्स ऑफ 3 है। कैसे कि देखें 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, तो कैसे पता चला। मैं अगर लिखता हूं 3 टू पावर 0 लिखता हूं, ठीक है, 3 टू पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के। अगर 3 की पावर 1 ले लेता हूं 3, 3 की पावर 2 ले लेता हूं तो क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 की पावर 3 ले लेता हूं तो क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन गई 27। यानी 3 टू, ये हमारे पास जो क्या आ रहा है 3 टू रेज पावर n ये चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हुए मेंशन करेंगे कि भाई ये क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से x फॉर ऑल x, ठीक है, सच दैट x किसके इक्वल है 3 टू रेज पावर n के। जहां तक n की बात है, अब आपका n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये n कहां तक जा रहा है वो हमने देखना है कि हमारा n जो है वो आपका ये देखें 1 2 और सिर्फ नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया है। उसकी रीजन ये है कि आगे मैंने डॉट लगा दी, ये चल रहा है। ठीक है, ये खत्म तो हो नहीं रहा, तो सारे नेचुरल नंबर पर चल रहा है, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 अप टू n, मतलब इसलिए ये यहीं पर ही ये खत्म हो जाता है। ये पावर्स आप इसके साथ आप अगर लिखना चाहें पावर्स ऑफ 3 भी यहां लिख सकते हैं इसके साथ, तो लेकिन इसमें भी सारी बात क्लियर हो जाती है। 3 टू रेज पावर n यानी पावर्स ऑफ 3 है और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है क्योंकि ये चल रहा है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर डॉट का मतलब आगे चल रहा है। तो ये हो गया भाई आपका 6 पार्ट। उसके बाद हम 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 7th पार्ट में क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5, 10 20, फिर 25 है, फिर 50 है और फिर 100 है। 50 देन 100। अब इसको देखने पहले समझना होता है ये आपका कौन सा पार्ट है जी 7 पार्ट है। हमने सबसे पहले इसको समझना है कि ये है क्या। देखिए 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 फिर 10 20 25 फिर ये भाई सारे डिवाइजर्स ऑफ 100 है। डिवाइजर्स ऑफ 100 समझते हैं कि सारे नंबर जो हैं ये 100 को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली, मतलब 1 के साथ आप 100 को डिवाइड करें आंसर, मतलब आसानी से आप कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय 100। 2 से भी आप एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 2 50s आर यानी 100s आर 100, 2 50s आर 100 होता है। ठीक है, 4 अगर देखें तो 4 आपका 25s आर, 5 आपका 20s आर और 10 10s आर। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे भाई डिवाइजर्स ऑफ 100 हैं। तो आप वो सारे क्या है नेचुरल नंबर भी हैं, तो आप आसानी से इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं फिर कि जी x जो है आपका फॉर ऑल x, x जो है आपका किससे बिलोंग करता है, x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पहली बात है। और x बेसिकली क्या है, x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यही लिख देंगे आप, x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ये स्टेटमेंट आपने इसके लिख देनी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए 8th पार्ट में। 8th पार्ट देखें कि हमारे पास क्या दिया गया है, वो है 5 10 15 और ये अप टू 100 है। जी नजर आ रहा है क्या है 5 10 15 यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 दिए गए हैं, यानी 5 का टेबल या मल्टीपल्स ऑफ 5। पीछे भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। यानी अब क्या लिखेंगे फॉर ऑल एक्स, एक्स जो है वो किसके इक्वल है 5n के। 5n मतलब क्या है, यानी 5 का टेबल, 5 1s आर 5 2s आर 5 3s आर।
और ये हमारा कहां तक जा रहा है 100 तक। तो यहाँ हमने सिर्फ ये बताना है कि हमारा n जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है। 520 और 100 होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि यहां पर 1 स्टार्ट वो 1 से होता है, उससे वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है n, और उसके बाद वो लेसर देन और इक्वल किसके है 20 के। 520 आर 100 होता है। इस तरह से आप इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, किसके दरमियान है वो सारे इंटीजर्स, -100 एंड 1000, -100 एंड 1000। अब आप समझ सकते हैं कि माइनस भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है, यकीनन आपका किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लिख देना है कि भाई आपका एक्स जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, यानी एक्स फॉर ऑल एक्स, और सच दैट एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो जी से बिलोंग कर रहा है। एक्स हमारा जी से बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद हम लोग जो है मजीद इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि भाई जो है हमारा एक्स इससे चूंकि बिलोंग कर रहा है, तो उसके बाद ये कहां से कहां तक है वो हम बता देंगे कि भाई ये स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्स जो है वो, देखें -100 से क्या है, इन दोनों के वो कह रहे हैं कि इन बिटवीन, ये दोनों शामिल नहीं है। जब खाली बिटवीन लिखा हो तो -100 जो है वो शामिल नहीं होगा, यानी -100 में अगर यहां लिखता हूं तो इससे आपका एक्स ग्रेटर है, इसके नीचे इस इक्वल टू का साइन आप नहीं लगाएंगे। ये ग्रेटर देन -100 है और लेसर देन 1000 है, यानी इसमें आपने 1000 के साथ जो है वो साइन जो है वो नीचे इज इक्वल टू का साइन ना यहां लगाना है। ये तब लगाते हैं जब ये दोनों इंक्लूडिंग हो, शामिल हो। यहां बता रहे हैं कि इन बिटवीन, इनके दरमियान वाले, यानी ये भी शामिल नहीं है ये भी शामिल नहीं है, इनके जो दरमियान है वो सारे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे, इस साइन को ग्रेटर, ग्रेटर और लेसर देन के साइन के साथ इज इक्वल टू की अलामत यहां पर एक लाइन नहीं लगाएंगे। ये था भाई हमारा नाइन्थ पार्ट। ठीक है जी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और छोटी सी रह गई थी, यहाँ जो हमने लिखा था ना 5n, इसके आगे n जो है वो लिख लें, हमने लिखना भूल गए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर जैसे हमने यहाँ लिखा ना जी के, ये साथ लिखना जरूरी होता है कि भाई आपका जो आपने x को 5n कहा तो n किससे बिलोंग करता है, कौन से नंबर, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर थे। ठीक है, जो ऊपर हमने बात की, ये हमारे इंटीजर्स थे, क्योंकि माइनस और पॉजिटिव दोनों हैं तो इसलिए हमने जी से डिनोट किया था कि x बिलोंग्स टू जी। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जी एक्सरसाइज का, रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने इनको, जो भी आपके पास सेट दिए गए होंगे उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग की शक्ल। तो देखते हैं जी, पहला पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है हमारे पास, ये देखें, x फॉर ऑल x, और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और आगे ये जो कैप लगी हुई है, मैंने आपको बताया कॉमा लगाएंगे कैप के, इसका मतलब आगे वो जगह नहीं, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, मतलब बाकी को एंड बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। यानी यहां जो इस क्वेश्चन में ये बात दी गई है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी बुक पर ये क्वेश्चन ही करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है। तो बेटा जब मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है तो क्या मल्टीपल्स ऑफ 3 में 35 आता है? मतलब ऐसा कोई मल्टीपल है जो 35 के इक्वल होगा? नेवर एवर। मतलब अगर यहां पर 36 दे देते तो ठीक था, 33 दे देते फिर भी ठीक था, 30 दे देते फिर भी ठीक था, 39, मतलब वो मल्टीपल्स 3 हो तो सही, फिर हम इस इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग यहां पर ये लाइन लगी रहने देते हैं तो पहली बात यह है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग अपनी बुक पर इसकी स्टेटमेंट ठीक कर लें। अगर हम इसको खत्म कर दें तो फिर स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल्स ऑफ 3 ले सकते हैं वो सारे जो कि लेस देन 35। हम लेस देन 35 वाले सारे लेंगे जिसमें 35
अगर ये लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग 35 लेना है, तो 35 तो मल्टीपल ऑफ 3 में शामिल ही नहीं है। इज इट क्लियर? 36 होता तो बात ठीक थी। अब 35 ही अगर स्टेटमेंट में लिखा रहने देना है तो आपको यहां पर जो मैंने लाइन लगी हुई थी, जो बुक वालों ने लगाई है, उसको आप खत्म कर देंगे, रेस कर देंगे। अब आप इसके मल्टीपल जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं 3 के, आप सारे लिख लें। कहां तक लिखने हैं कि आपने 35 से लेसर रहना है। देखें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, अब 36, वहां नहीं जाना। लेस देन 35, लास्ट वाला आपका 33 और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज। ये आपने टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर, ठीक है जी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है। नई बुक है, कुछ मिस्टेक जो है वो बुक्स में है। मे बी जब नई इस बुक को मजीद रिवाइज करके नेक्स्ट ईयर 2026 में, यानी साल, अगर ये बुक दोबारा वापस आती है पब्लिश होकर, तो उसमें यकीनन कुछ मिस्टेक जो है वो क्लियर करके भेजेंगे। अभी आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास x फॉर ऑल x, और x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। x बिलोंग कर रहा है जी रियल नंबर से। और उसके आगे क्या दिया गया है कि भाई एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें सेट दिया गया है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि भाई x जो है वो रियल नंबर है, तो ये आपके पास फॉर्म है। यहां से आप x जो है वो रफ वर्क में खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें 2x किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। x किसके इक्वल आ जाएगा? -1/2। यानी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? x किसके इक्वल आ रहा है? -1/2। तो आप सिंपली इसका जो सेट है वो आप उसमें लिख देंगे -1/2। ये आंसर होगा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? उसमें हमें दिया गया है भाई x फॉर ऑल x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? ये साइन जो मैं इस तरह लगाता हूं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर करके बताता हूं क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें नहीं होती हैं, शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, आपको ना पता हो। तो बिलोंग्स टू भी पढ़ सकते हैं या एलिमेंट ऑफ भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। एक्स इज बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ किसका भाई? वो है पी। पीछे हमने बात की थी प्राइम नंबर्स का, ठीक है। और ये कैप किसको डिनोट करता है? एंड को। एंड x इज लेस देन 12। देखें भाई ये हमारे पास सेट दिया गया है। अब सेट को समझें आप कि x हमारा बिलोंग प्राइम नंबर से करता है। हमने वो सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो लेस देन 12 है। तो हम लिख सकते हैं भाई कौन कौन से हैं प्राइम नंबर लेस देन 12? 2 है, 3 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 8, 9 वो भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। 12 से लेस देन बोला गया तो इसलिए हम 11 पे क्या करेंगे? स्टॉप लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारा आंसर होगा थर्ड वाले का। फोर्थ में आ जाएं। फोर्थ में है x फॉर ऑल x, यानी x क्या है हमारा? इज अ डिवाइजर ऑफ 128। x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा x क्या है? डिवाइजर ऑफ। हमने देखना है कि 128 जो है वो किस किस टेबल पे डिवाइड होता है, ठीक है जी। वो हमने यहां पर सारे लिख देने हैं। किस किस टेबल में आता है जी? 128 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में 3 4 3 में भी आता है। एक तो ये तरीका है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट ना समझ आए तो उसका दूसरा तरीका आसान भी समझा देता हूँ। थोड़ी सी रफ वर्क में मेहनत करनी पड़ेगी। 128 को 1 से करें, ठीक है, हमारे पास 128 ही आता है। अगर हम इसको 2 पे इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, करके चेक कर लें आप लोग, 2 6 2 4 जार, फिर 3 पे करके देख लें, 3 4 जार। 3 के टेबल में 128 जो है वो नहीं आता, ठीक है, इसलिए हम लोग 3 पे इसको नहीं करेंगे। उसके बाद देखें 128 को और देखें किस टेबल में आ रहा है? 4 के टेबल में आ रहा है, 4 3 जार और 4 2 जार। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में देख लें, 6 के टेबल से भी हो रहा है तो इसको 6 के टेबल में भी डिवाइड कर लें। 6 2 12 नहीं हो रहा, 6 के टेबल में भी नहीं हो रहा, ठीक है। 7 में 7 1 नहीं होता। 8 के टेबल में 8 1 8 और 8 6 48, 8 के टेबल में भी होता है। 8 1 8 4, 8 6 48। आगे 9 के टेबल में नहीं होता, 10 मतलब नहीं होता। तो देखें जी, अब यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले जिनसे आपने डिवाइड किया वो लिख लें, 1 2 4 8, इस तरतीब से 1 2 4 8। अब यहां से स्टार्ट करें,
8 16 16 आ गया, फिर 32 64, ये मैं अब रेज कर देता हूँ 64 और 128, इसके आगे क्या आएगा 64 और 128, ये सारे हैं जी डिवाइजर ऑफ 128, यानी वो सारे नंबर हैं जिन पर 128 जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, इनका ये इनसे वो डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल, ये सारे इसको डिवाइजर हैं इसके, तो ये सारे हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, वो मैं यहाँ ऊपर करता हूँ। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में दिया गया है x और ऑल x जो है, x जो है हमारा इज इक्वल टू 2n दिया गया है, सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू रेज पावर n, और n को वो कह रहे हैं कि n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। उसके बाद कह रहे हैं एंड n इज लेस देन 8, यानी ये हमें दिया गया है, हमने 2 टू रेज पावर n वाले जो हैं वो हमने सारे लिखने हैं, लेकिन कहां तक लिखने हैं कि हमारा जो n है वो लेस देन 8 रहे, यानी सादा लफ्जों में 2 की पावर हमने शुरू कर दी जी, मतलब 2 टू रेज पावर 1 हमने किया, ठीक है, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ठीक है, हम लोग वो सारे लिखते जाएंगे 2 टू रेज पावर वाले, लेकिन कहां तक लिखेंगे हम लोग ये सारे नंबर, जहां तक हमारे सादा लफ्जों में जो है वो 8 से लेस देन यानी 7 तक, तो हम लिख लेते हैं जी, मतलब 2 1 2, फिर क्या होता है 2 टू 4, फिर 8, ठीक है, ये मैंने पावर 1 पे 2 3 तक हम गए हैं, 7 तक हमने जाना, फिर 16, फिर 32, फिर उसके बाद क्या होता है 64, फिर 128, गिनने पहले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, यहां पे हम इसको बंद कर देंगे, ये हमारे पास आंसर होगा टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद आ जाती हैं सिक्स पार्ट में। सिक्स पार्ट में हमारे पास क्या पूछा गया है, x लिखा हुआ है जी सेट में फॉर ऑल x, और सच दैट x जो है वो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके आगे है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बाद एंड, ये कैप का मतलब एंड, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए वो कह रहे हैं कि आपका जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन वो है क्या, वो है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हम चेक कर लेंगे इसको कि क्या आएगा आंसर, इसमें से x है क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x को दूसरे लेके जाए 0 माइनस 4, x इज इक्वल टू आ रहा है कि माइनस 4। अब मुझे बताएं कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन हो सकते हैं, माइनस वाला नंबर हो सकता है, नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जो दिया गया है ये आपका एम्प्टी सेट है, कोई नंबर ही नहीं है, ये नंबर तो हो ही नहीं सकता जो दिया गया है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम लोग इसके आंसर में जस्ट 5 लिख दें, इस तरह बना दें, या फिर आप एम्प्टी सेट बना देंगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। ये हमारे पास होगा 6 पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में हमें दिया गया है फॉर ऑल x, और x सच दैट x जो है वो है जी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x इज इक्वल टू x, एंड x इज इक्वल टू x। देखिए यहां हमें बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है कि जो हमें दिया गया है सादा लफ्जों में, देखिए x, पहली बात है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और x कह रहे हैं वो x ही के इक्वल है, तो मींस कि ये सारे नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आ जाए 8th वाले में। 8th पार्ट में हमें दिया गया है x और सच दैट x जो है बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली बात है कि हमारे पास ये इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर है, और क्या है, ये है वैल्यू, इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या आता है इसका आंसर। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x यहीं रहेगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा -1/3, तो भाई ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आ गया -1/3,
तो क्या इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है? नेवर एवर। तो मींस ये जो आपका 8th वाला है ये भी आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट, यानी फाई आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसके लिए एम्प्टी सेट का साइन यू बना सकते हैं। ये आंसर होगा भाई आपके 8th पार्ट का, और यूं आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी, हमने लिखने हैं टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए हमने टू प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो उसके बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है जी, सेट के अंदर दिया गया है ए बी और सी, इसके हमने बनाने हैं टू प्रॉपर सबसेट। लिखने का तरीकाकार क्या होता है? हम यही लिखेंगे, स्टेटमेंट इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, अगर आप इस तरह नहीं लिखते डायरेक्ट भी कर देती हैं तो बेटा फिर इतना अच्छा असर नहीं पड़ता, लिख लिया करें टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, एक लाइन है सिर्फ लिखनी है आपने, किसके? इसके, ए बी और सी इस सेट के, इज इक्वल टू, ये लाइन आपने लिख ली, यहीं से क्वेश्चन में से टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस वन, और कोई भी दो दे देने हैं। अभी तो अगर ऑल सबसेट बोलते तो वो तो हम लोग इसके काफी ज्यादा बनाते हैं, टू बोलने हैं, कोई भी टू जो है, मतलब ये देखें मैं यहां से अगर लिख देता हूं ए लिख देता हूं पहले में, एक ये हो गया, दूसरा मैं सिंपल बी लिख देता हूं, ठीक है, ये भी आंसर है। इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, मतलब मैंने ये लिखा, कोई बच्चा लिख देता है ए बी बी सी, वो भी इसका आंसर हो सकता है। कोई लिख दे ए बी सी, वो भी हो सकता है इसका। ठीक है, लेकिन तरतीब से लिखना होता है, मतलब सी बी ए नहीं होगा, याद रखिएगा। वो आगे मैं डिटेल से जब आएंगे ना तो वहां पर समझाऊंगा कि कैसे डिटेल से, अभी सिर्फ दो दो लिखने हैं। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट कोई भी दो लिख सकते थे, वो मैंने लिख दी। सेकंड पार्ट में आ जाएं, सेकंड पार्ट में है 0 1, इसके भी भाई दो लिखने हैं आपने। ठीक है, वही लाइन सारी लिख के टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ किसके? 0 1 के, वो किसके इक्वल होंगे? आप लिख लें जी, एक में 0 लिख दें, एक में आप 1 लिख दें, दैट्स ऑल। इसके बाद थर्ड पार्ट में आ जाएं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? वो है जी नेचुरल नंबर n के। अब नेचुरल नंबर n जो है वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, आप उसके दो सिर्फ लिखने। नेचुरल नंबर आपको पता नहीं किसके इक्वल होता है? नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपने दो लिखने हैं, टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ यानी नेचुरल नंबर्स n के। तो वो आप कोई दो लिख दें इनमें से। सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2 3, एक ये लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कोई लिख देता हूँ 5 6 7। ठीक है, मतलब कोई भी दो इसमें से लिखे जा सकते हैं, मतलब और भी लिए जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया गया है z। अब z भी भाई उसी तरह से, z आपका किसके इक्वल होता है? पीछे हमने लिखा था कि z आपका इक्वल होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये भी कंप्लीट दिया गया जो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए आप इसके भी कोई दो लिख सकते हैं, मतलब टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ z लिख के, सबसेट्स ऑफ z, मैं लाइन को खजफ कर रहा हूँ, वही लाइन लिखनी है, टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, आगे जिसके लिखने हैं वो जी कौन कौन से होंगे कोई लिख लें आप। मतलब एक चले हम लिख देते हैं भाई कि भाई हमारे ये चल रहे हैं +1 है, +2 है, +3 है एंड सो ऑन, में लिख दिया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों को मैंने प्लस माइनस दोनों वाले मिक्स करके बीच में दे दिए, तो ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका फोर्थ पार्ट। आगे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है? फिफ्थ पार्ट में आपके पास है क्यू। अब क्यू क्या होता है भाई? क्यू रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आपको पता है कि रैशनल नंबर बेशुमार आपके सारे, मतलब आप कह सकते हैं 1/2 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, आपका 3/4 भी रैशनल नंबर है, 5/2 भी रैशनल नंबर है, मतलब बेशुमार ये भी होते हैं। मतलब आपके ये सारे जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं सारे रैशनल। आपने कोई से मतलब इसमें से दो सबसेट्स लेने हैं, यानी आप लिखें टू सबसेट्स ऑफ क्यू, कोई से भी दो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, इसलिए इजीली आप ले सकते हैं। सपोज मैं यहां से ले लेता हूं कि भाई मैं एक सबसेट बना लेता हूं कि 1/2। ठीक है,
दूसरा सबसेट मैं यहां से ले लेता हूँ 3/4, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। उसके बाद 6 में आ जाएं। 6 में क्या है, रियल नंबर्स, आर दिया गया है भाई, आर। अब आर में आपके क्या है, आर में तो सारा कुछ ही शामिल है, आपके क्यू भी है, ठीक है, और आपका क्यू डैश भी है, सारा कुछ इसमें शामिल है। तो भाई हम लोग बहुत सारे नंबर लिखने की बजाय हम सिंपल इसके जो टू सबसेट्स हैं वो क्या लिख सकते हैं, सिंपली यहीं से ले लेते हैं टू सबसेट्स ऑफ आर। वो क्या होंगे, एक हम लिख देता हूं मैं क्यू और दूसरा लिख देता हूं क्यू डैश, ये इसके दोनों सब सबसेट्स हो जाएंगे, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। ये आपका हो गया जी 6 पार्ट। उसके बाद आ जाए 7th पार्ट में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है जी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी आपके रैशनल नंबर, एंड वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है, एक्स आपका, और लेस देन और इक्वल जो है वो 2 के है। अब थोड़ी सी कंडीशन है तो सारे ये रैशनल नंबर ही, यानी जिसको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर हैं, लेकिन 0 से ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है, 0 से ग्रेटर ले लें कोई भी नंबर, और लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए। इनके इन बिटवीन वाले नंबर आप कोई दो के सबसेट ले लें, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं सबसेट्स ऑफ, जो आपको ये सेट दिया गया है, यही सारा आपने यहाँ पर दोबारा सारा इसी तरह से लिख लेना है, ठीक है, इसी की आपने बताने हैं ना, जो दिया जाएगा उसी को आपने फॉलो करना होता है, इसी के आप टू सबसेट्स लिखने जा रहे हैं, ठीक है। टू सबसेट्स ऑफ दिस वन किसके इक्वल होंगे, कोई दो ले लें, यानी कहां से लेने हैं, 0 और 2 के दरमियान में। सपोज हम एक ले लेते हैं, देखें 1 की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसके बीच में भी कितनी आ जाती हैं, 1/2 होता है, ठीक है। एक हम चलें ये ले लेते हैं, एक आपको जैसे मैं पीछे जाता 3/4 ले लें, ये भी इसके लिए जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसके इन बिटवीन है, 0 और 2 के इन बिटवीन है ये, तो ये दोनों उसके सबसेट हो जाएंगे। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जरा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें पूछा गया है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको बोर्ड पर लिखा ज्यादा बेहतर समझ आए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया। इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट, और आगे क्या दिया गया है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो which has no proper subset। no proper subset, if so कहते हैं अगर ऐसा है तो नेम दैट सेट, इतना काम आपने करना, नेम दैट सेट। क्वेश्चन की समझ आ गई। पहले तो बताएंगे इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, पहले तो आपने ये बताना है। तो आंसर में आपका आएगा कि भाई यस, इतने पार्ट का आंसर हो गया यस। फिर उन्होंने पूछा कि इफ सो, अगर ऐसा है नेम दैट सेट, तो भाई उस सेट का नाम होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। यस इट इज एन एम्प्टी सेट मींस फाइव और दिस वन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। इसका कोई भी आप देख सकते हैं, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस, ये भी मैं लिख के समझाता हूं, पहले क्वेश्चन जरा बोर्ड पर लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक सेट ये दिया गया है जिसके दो एलिमेंट हैं सेट के अंदर ए बी, एंड अनदर सेट दिया गया है उसके अंदर भी एक सेट है लाइक दिस। अब वो कहने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो आप इनका डिफरेंस जो है वो लिखेंगे आंसर में। आंसर इसका क्या है, ये लिखें भाई, ए बी जो है, ये जो सेट ए बी है इसके कितने एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, टू एलिमेंट्स हम लिखेंगे हैज टू एलिमेंट्स
ए एंड बी, ठीक हो गया। बट ये जो दूसरा आपका है ये वाला, जिसमें ए बी जो है वो एक सेट की शक्ल में है, तो याद रखें इस सेट के अंदर ये जो सेट ये एक ही एलिमेंट कहलाएगा। ये ए बी कॉमा लगा हुआ दो है, ये जो पूरा का पूरा सेट के अंदर सेट है वो एक ही एलिमेंट कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, बट दिस वन हैज ओनली वन सेट, ओनली वन एलिमेंट विच इज, कौन सा है वो, ए बी। ये सिर्फ इसमें एक ही, ये इसका है तो ये सेट की शक्ल में, सेट के अंदर सेट है, लेकिन इस सेट का ये एलिमेंट है। वैसे ये भी सेट है, लेकिन अगर हम सेट की बात करते हैं, ओवरऑल सेट ये है, उस सेट के अंदर ये उसका एक एलिमेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, what is the number of elements of the power set of each of the following sets। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ऑफ द पावर सेट। ये नहीं, इस क्वेश्चन का पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना सा लिख रहा हूं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच पावर सेट। जो भी सेट हमें गिवन है, हमने उसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। पहला हमारे पास है 5, ठीक है जी। अब 5 में देखिए, हमने असल में पावर सेट में जब जाते हैं तो पावर सेट के लिए हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 5 है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास पावर सेट निकालने का एक तरीकाकार होता है, ठीक है। मैं पहले चलो यहाँ लिख देता हूँ, पावर सेट ऑफ, मतलब ये वाला सेट है। इस सेट में एलिमेंट कोई भी नहीं है, हमारा फॉर्मूला होता है 2 टू रेज़ पावर m। मैंने पीछे समझाया था आपको। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो पावर सेट ऑफ दिस वन जो है, इसके पावर सेट कितने होंगे, यानी 2 टू रेज़ पावर m, मतलब 2 टू रेज़ पावर 0, जो कि किसके इक्वल होगा, 1, ठीक है जी। तो आप यानी नंबर ऑफ, मतलब यहां आप क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ, साथ ये मेंशन करते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ दिस सेट। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक करना है। आगे सेकंड पार्ट में देखें क्या दिया गया है, उसकी आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इसमें दिया गया है 0 और 1 है, तो इसमें भी आपने लिखना है नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ 0 1 कितने होंगे, फॉर्मूला वही लगाना है आपने, 2 टू रेज़ पावर m लिख लें या n लिख लें। अब m मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, 2 हैं, तो यहाँ लिखें 2 टू रेज़ पावर 2। 2 टू रेज़ पावर 2 क्या आंसर होगा, 4। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ पावर सेट्स में जो एलिमेंट्स आपके होंगे, यानी आप जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां लिख लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है जी, ऑफ दिस वन। ये नीचे जो दिया गया, यहां भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लें, जरा स्टेटमेंट जरा ठीक कर लें गलती से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ दिस वन, ठीक है जी। तो वो देखें, ये लिखकर आपने यही फॉर्मूला 2 टू द पावर m लगाना है, और देखिए आंसर क्या आपके पास 4। इस तरह से थर्ड में आ जाएं, उसमें आपको क्या दिया गया है, सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। क्या लिखने आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ, किसके पावर सेट के, इस सेट के जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। इसका एक दूसरा तरीका भी है, उसमें आप सेट का नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको अनदर मेथड से कराऊंगा, अगर आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, मेथड लंबी स्टेटमेंट लिखती हुई महसूस होती है, तो आप उसमें नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वो जो पावर सेट है उसके लिए पी और सेट का नेम लिखा होगा, तो वो आप लिख सकते हैं साथ में। अभी आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। इसमें पहले लिख लें, ये 2 टू रेज़ पावर m हो जाएगा। तो देखें 2 टू रेज़ पावर m में ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है ये। तो 2 टू रेज़ पावर 7 128 के इक्वल होता है, यानी 2 को
7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में जरा आपको बता देता हूँ कि उसमें आप कैसे लिखेंगे। फोर्थ पार्ट में जो आपको दी गई है मतलब वैल्यू, उसको आप पहले कोई सेट का नाम दे दें। सपोज आप कह देते हैं कि ए इज इक्वल टू, खुद ही लेट कर लें पहले कि लेट आपके पास जो सेट दिया गया है वो ए के इक्वल है। वो क्या है हमारे पास, वो है जी 0 1 2 3 4 5 6 7। जो ऊपर तरीका लिखा है वैसे लिखने तब भी ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेट करके किया जाता है। तो उसमें आप फिर ये जो ए है, आप पावर सेट ऑफ ए आप फिर कह सकते हैं, मतलब आप सिंपल लिखेंगे फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ये देखें ऐसे लिख लेंगे पावर सेट ऑफ ए। जहां आपको पावर सेटअप ये लिखनी पड़ती है ना पूरी सारी, मतलब ये सारा का सारा लिखना पड़ता है सेट, तो उसकी जगह आप अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप फिर इसको पहले लेट करेंगे, सेट का नाम दे दें, ए बी सी डी कोई भी दे सकते हैं। तो फिर आप लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए। फार्मूला आपका वही है, फिर बस वैसे लिखें 2 टू द पावर m। इसके भी एलिमेंट्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं जी इस दफा। तो 2 टू द पावर 8 किसके इक्वल होगा 128 को फिर 2 से आगे फिर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 256। तो इसका आंसर जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 256 होंगे। ये हो गया जी आपका, ठीक है। इसके बाद आपके पास है फिफ्थ पार्ट, वो जरा ऊपर कर लेते हैं। पार्ट नंबर जो फिफ्थ है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है ए कॉमा, उसके बाद ये ब्रैकेट में है बी और सी, यानी यहां पर आप इसको लेट कर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने इसको चले अगर आप बी कह देते हैं, बी इज इक्वल टू ए है और यहां पर बी और सी और बाय फिर ब्रैकेट। देखें हमने निकालना क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर वैसे ही आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ बी, ठीक है, पावर सेट ऑफ बी, यानी पी लगा दिया मैंने पावर सेट के लिए जैसे पीछे बताया था ऐसे भी, और दूसरी तरह से जैसे आपको इजी लगे। अगर आप ये भूल जाते हैं नहीं याद रहेगा लेट करना ये वो, तो सिंपल भी आप लिख सकते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, यही सारा लिख दें आगे बस, तब भी ठीक है, पावर सेट ऑफ दिस। अच्छा देखें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आपने देखें यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2 है। कितने एलिमेंट्स हैं जी, एक ये है और ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा जैसे पीछे मैंने आपको बताया था। यहाँ आप लिखेंगे 2 टू रेज पावर m में क्या लिखेंगे 2 टू रेज पावर 2 यानी 4। इसके बाद आ जाता है आपका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में आपको दिया गया है ए बी, आगे क्या है जी बी सी दिया है यहां पर, और लास्ट वाले में दिया गया है डी ई। ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। मैं फिर पहले वाले तरीके से कर रहा हूं, दोनों तरीकों से जिससे भी आप करना चाहें। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ, यही वाला सारा आप दोबारा लिख लें, यानी ए बी। मैं इसलिए दोनों तरीकों से कर दिया कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन लिमिटेशन नहीं, आप बाउंड नहीं होंगे आपके भाई ये वाला ही करना है, ये वही जो आपको आसान लगे आपने अपनी आसानी के लिए जाना है। देखिए क्या होगा इसमें एलिमेंट काउंट कर ले 1 2 3, यानी पावर फार्मूला है 2 टू रेज पावर m यानी 2 टू रेज पावर 3 और ये हो गया 8। ये भाई आपका था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद जरा आगे हम चलते हैं, जो शुरू में मैंने बताया था कि हम ऑल पॉसिबल सबसेट निकालेंगे, ठीक है जी। उसके लिए पावर सेट भी हमने निकालना है, वो हमारा है लास्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या दिया गया है। राइट डाउन द पावर सेट। अब आपने पावर सेट लिखने हैं, पहले तो नंबर ऑफ पावर सेट थे, अब आपने राइट डाउन द पावर सेट। हमने पावर सेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, हर एक की। पहला पार्ट है 9 दिया गया है और 11 है। पावर सेट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं
सबसेट्स यानी पॉसिबल सबसेट जितने भी इसके बनेंगे वो लिखेंगे। पहले लिखेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ किसके, इसके 9 और 11 के, इस सारे की, ठीक है जी। इसके भी मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इसको लेट कर लेती हैं, ए कह देती हैं, तो फिर आप पावर सेट ऑफ ए भी कह सकती हैं, मतलब ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए भी कह सकती हैं, मतलब जैसे आपको इजी लगे। यहां भी वही बात है, मैंने अगर इसको लेट नहीं किया मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अब देखिए इसमें सारे इसके सबसेट्स कैसे बनेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहला जो सबसेट होता है वो फाई होता है, यानी फाई या एम्प्टी सेट। चले मैं फाई लगाता हूं, फाई। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है, ए फर्स्ट एलिमेंट, इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट वाला यानी सिंगल सिंगल पहले लिखेंगे 11 हो गए, एक एक वाले हो गए सारे, पहले कोई भी नहीं फिर एक एक, फिर उसके बाद दो दो वाले, तो यहां मैक्सिमम है ही दो, तो नेक्स्ट आप लिख देंगे 9 और 11। ये हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स बन गए हैं। अब आपने पावर सेट निकालना है इसी का, हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ 9 11। इसका पावर सेट किसके इक्वल होगा, ये जो सारे आपके पॉसिबल सबसेट हैं इन सबको आपने एक ही के अंदर, मतलब एक ही ब्रैकेट के अंदर आपने सबको लिख लेना, यानी 5 फिर 9 था, फिर 11 है, फिर 9 11 है, तो लें जी, ये आपके पास आंसर होगा इस तरह से। ये था आपका जी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। थोड़ा सा लंबा है ये, तो मैं इसको जरा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ताकि इजीली आपको नजर आए और आपको समझ आए। सेकंड पार्ट है जी, क्या क्या दिया गया है सेट के अंदर, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड की अलामत है। ये दिए गए हैं एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट दिए गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले तो आप लिखेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, ये वाला जो सेट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू। लिखने का तरीका वही है जो मैंने समझाया। सबसे पहले आपने फाइव लिखना है, या एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, मतलब इस दफा चले मैं एम्प्टी सेट बना देता हूं। एम्प्टी सेट बना लें या फाइव बना लें, एक ही बात। उसके बाद पहला एलिमेंट उसको लिखेंगे सेट में, यानी प्लस, जैसे मैंने बताया था। आप सिर्फ एक एक लिखनी है अभी, सिंगलटन सेट। उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड लिख दिए। अब आपने क्या करना है, अब दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला पीछे की तरफ नहीं आना, याद रखना है, आगे की तरफ मूव करना है हर बार। माइनस प्लस नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस, पहला क्या होगा, प्लस माइनस, कॉमा लगाएं। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस पहले माइनस के साथ भी प्लस मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई। अब प्लस किसके साथ जाएगा, डिवाइड के साथ, प्लस डिवाइड। ये मैंने अभी प्लस के साथ तीनों को मिलाकर दो दो के कॉम्बिनेशन पूरे किए हैं। अब बारी किसकी है, माइनस की। माइनस ने पीछे नहीं आना, माइनस ने आगे जाना, यानी माइनस और मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, माइनस और डिवाइड। अब माइनस के साथ भी मैंने बना दिए सॉरी। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिर्फ एक ही बनता है, वो भी बना दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी खत्म नहीं हुए, ये मैंने दो दो वाले कॉम्बिनेशन कंप्लीट किए। अब उसके बाद तीन वाले, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड। उसके बाद देखें क्या बनेगा। मैंने पहले बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस और डिवाइड। अब इसके बाद किसकी बारी है प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या बनेगा। अब प्लस के साथ पहले तीनों पूरे हो गए, माइनस के साथ एक ही बनता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तीन वाले भी सारे पूरे हो गए। अब उसके बाद लास्ट पे चारों का भी एक बनेगा, लास्ट पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सारे मैंने ऑल पॉसिबल बनाए हैं, लेकिन आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि 2 टू रेज पावर m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, 2 टू रेज पावर 4, आंसर क्या होगा 4 4 8 16। हमें पता है 16 बनने चाहिए, कितने होने चाहिए 16। हम चेक कर लेंगे, मतलब अभी हमने बनाए हैं,
हो सकता है हमारी कोई मिस्टेक हो गई हो, मिस हो गया हो करते करते। हम चेक करेंगे इनको काउंट करके क्या ये 16 पूरे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीन्स के हमने बिल्कुल ठीक किया। 16 बनने चाहिए थे, एग्जैक्टली 16 बने हुए। अब आपने लिखना है यहां पर अगली बात जो मेंशन करनी है वो है जी आपकी, जो फाइंड आउट करना है वो है जी पावर सेट पावर सेट ऑफ किसका, इस सारे सेट का, प्लस माइनस उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई और फिर क्या है डिवाइड, यानी इस सारे सेट का पावर सेट हम निकालने जा रहे हैं। किसके इक्वल होगा, ये वाली ब्रैकेट लगाएं जैसे मैंने बताया था। ये सारे सबसेट्स को एक ही के अंदर लिखने आप आपने वही जो हमने बनाए हुए हैं, बस ध्यान से कोई मिस नहीं करना। सबसे पहले ये आपका 5 ये एम्प्टी सेट, फिर क्या था प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या है जी मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, उसके बाद प्लस और माइनस वाला। अब फिंगर रख के करें ताकि कोई मिस ना हो जाए, प्लस और मल्टीप्लाई, फिर आपका कौन सा है प्लस और डिवाइड, फिर आपका कौन सा है माइनस और मल्टीप्लाई है, फिर आपका यहां से देखिए माइनस और डिवाइड है, फिर आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला है, फिर उसके बाद आपके ये आ जाते हैं कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर कॉमा लगाएं ये वाला, प्लस माइनस डिवाइड, फिर कॉमा लगाएं, नेक्स्ट प्लस मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। देखें कॉमा यहां भी लगेगा हर ब्रैकेट के बाहर, अंदर तो हम कॉमा लगा ही रहे हैं, याद रखिएगा भूलना नहीं। हर एक जो आप लिख रहे हैं सबसेट उनके दरमियान भी कॉमर्स लगाने हैं, नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, कॉमर्स लगाने हैं सबके दरमियान। प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कहां पर पहुंचे थे हम, यहां पर, उसके बाद इसकी बारी कॉमा, फिर माइनस, फिर कॉमा लगाते हैं मल्टीप्लाई और इसी तरह से डिवाइड, फिर आगे आ जाए कॉमा, लास्ट वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक दफा फिर से काउंट कर लें क्योंकि अब आपका ये सेट हमने लिख लिया है, ऊपर से देखकर ही चाहे लिखा है, कोई मिस तो नहीं कर गई अब भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और बाहर आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें, जहां से ओपन किया और एंड पे इसको क्लोज कर दिया, तो ये वही होगा पावर सेटअप दिस सेट। समझ आई बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 5। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका उसमें सिंपली दिया गया है भाई 5 दिया गया है यहां पर। तो देखें पहले तो आप इसके ऑल सबसेट लिख लें, ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ये जो दिया गया है। देखें भाई इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे। सबसे पहले तो देखिए हमने क्या बोला, अब यहां जो 5 है 5 एक एलिमेंट है यहां पर भी, और सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमने एम्प्टी सेट या 5 लिखना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास एक तो हमने लिखा खाली एम्प्टी सेट, और उसके बाद इस सेट के अंदर 5, ये हमारे पास दो बनेंगे इसके, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो हम यहां पर अब लिखेंगे पावर सेट ऑफ दिस सेट, जो भी 5 वाला है वो किसके इक्वल हुआ, ब्रैकेट लगाएं उसके अंदर आप बनाएं ये, और ये वाला 5 वाला भी सेट बना दें, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है भाई क्वेश्चन का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, लेक्चर का भी लास्ट पार्ट है। तो देखें क्या है हमारे पास ए, और उसके बाद दिया गया है बी सी। यहां पर दो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, नजर आ रही है, एक ये है और ये सिर्फ एक एलिमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है बीसी, एक एलिमेंट कंसीडर होगा 1 2। तो लिखें सबसे पहले ऑल सबसेट्स ऑफ, जो भी आपके पास सेट है वो लिख लें यहां पर बी सी, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसके सारे सबसेट्स लिखें कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आपको पता है 5 होते हैं, लिखें जी 5। फिर क्या होगा, फिर आपके पास ए है, यानी पहले 5 फिर ए है, उसके बाद ये ए है और उसके आगे कॉमा है, बेटा याद रखो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट वाला आपके पास बी सी, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा, ठीक है, ए भी हो गया बी सी भी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन कर लें आप,
यानी ए और बी सी जो है इनको आप एक ही ब्रैकेट में बंद कर दें। ये हमारे पास बनेंगे क्या, 1 2 3 4। देखें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 2 4, 4 ही बनने थे। अब लिखें पावर सेट ऑफ किसका, इस वाले का, ए और आपके पास है बी सी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, यही जो सारे आए हैं इनको एक ब्रैकेट के अंदर आपने इकट्ठा कर लेना। यानी सबसे पहले 5 ब्रैकेट लगाई 5, फिर ये वाला ए, फिर आपका कौन सा है बी सी, फिर आपका है ए और बी सी जो ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है, और उस ब्रैकेट को पहले इस ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर ये वाली ब्रैकेट, भूलना नहीं ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बाहर वाली मार्क्स कट जाएंगे। ये है भाई आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट होती है। थ्योरी भी हमने डिस्कस की और पूरी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की। तो बेटा बात सिर्फ वही है, करना आपको मैथ्स तभी आएगा जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, फिर आप इस मैथ्स को आपको बहुत ही इजी फील होगा। अगर आप सिर्फ देखने तक महदूद रहते हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैथ्स नहीं आता। याद रखिएगा। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।